हेलो स्टूडेंट, फिर से नया टॉपिक लेकर के उपस्थित हूँ। अभी तक आपने इस लेसन में पढ़ा जड़, तना तथा पत्ती। हम आज के वीडियो में आपको पढ़ाएंगे पुष्प क्रम के बारे में, इनफ्लोरेसेंस के बारे में। आपको यह वीडियो बहुत ध्यान से देखना है, समझना है। तो जहाँ पर ना समझ आए वहाँ पर आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। पुष्प क्रम के बारे में आपको हम डिटेल जानकारी आज देते हैं। पुष्प क्रम क्या होता है? पुष्पीय अक्ष पर फूलों के लगने के क्रम को पुष्प क्रम कहते हैं। पुष्पीय अक्ष पर फूलों के लगने के क्रम को पुष्प क्रम कहते हैं। ये तने पर जो पुष्प लगते हैं, ऐसे लगा, ऐसे लगा, ऐसे लगा, ऐसे लगा, ये जो क्रम होता है इनका, इस क्रम को ही हम क्या कहते हैं? पुष्प क्रम कहते हैं। और पुष्प क्रम मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है, असीमाक्षी पुष्पक्रम और ससीमाक्षी पुष्पक्रम। लेकिन इसको हम जानते हैं चार प्रकार से, क्योंकि एक मिश्रित पुष्पक्रम होता है जिसमें असीमाक्षी ससीमाक्षी मिश्रित विशिष्ट प्रकार का पुष्पक्रम, एक कोई विशिष्ट प्रकार का पुष्पक्रम बन जाए, विशिष्ट प्रकार का पुष्पक्रम। तो असीमाक्षी, अब हम जानेंगे कि पुष्पक्रम मुख्य रूप से तो दो प्रकार का होता है, लेकिन चार प्रकार से पुष्पक्रम होते हैं। असीमाक्षी पुष्पक्रम, ससीमाक्षी पुष्पक्रम, मिश्रित पुष्पक्रम और विशिष्ट पुष्पक्रम। अब सबसे पहले हम जानते हैं असीमाक्षी पुष्पक्रम क्या होता है। पुष्पक्रम के प्रकार असीमाक्षी पुष्पक्रम, ससीमाक्षी पुष्पक्रम, विशिष्ट पुष्पक्रम को जानने से पहले हम कुछ मुख्य बातें जानते हैं कि पुष्प का निर्माण कहाँ होता है। हमेशा याद रखना, पुष्प का निर्माण कहाँ होता है? तो पुष्प का निर्माण शीर्षस्थ, टर्मिनल या एक्सिलरी बड पर होता है, कक्षस्थ कलिका पर, एक्सिलरी बड पर होता है। अगर पूछा जाए कि पुष्पक्रम का निर्माण पादप में कहाँ होता है, तो पुष्पक्रम का निर्माण पादप में शीर्षस्थ पर अथवा कक्षस्थ कलिका पर होता है। ये जानिए। फिर एक मुख्य बिंदु और है, उस मुख्य बिंदु को भी जानिए। जब पुष्प शाखा पर एक होता है, केवल शाखा पर एक पुष्प हो, तो उसको हम कहते हैं एकल पुष्प कहेंगे। क्या कहेंगे? एकल पुष्प कहेंगे। एकल पुष्प। जब तने पर, शाखा पर एक पुष्प हो तो उसको हम कहेंगे एकल पुष्प। जब शाखा पर अनेक पुष्प हो, कई पुष्प हो, तो ऐसे पुष्पों के समूह को हम क्या कहेंगे? पुष्प क्रम कहेंगे। उसको हम कहेंगे पुष्प क्रम कहेंगे। तो जब एक हो तो एकल, जब अनेक हो तो उसको हम पुष्प क्रम कहते हैं। पादप पर पुष्प क्रम कहाँ लगते हैं? तो शीर्षस्थ अथवा कक्षस्थ कलिका पर लगते हैं। ये तो हुई कुछ मुख्य बिंदु हुई, लेकिन हम चल रहे हैं पुष्पक्रम के बारे में। तो आपने देखा कि पुष्पक्रम चार प्रकार के होते हैं, असीमाक्षी पुष्पक्रम, ससीमाक्षी पुष्पक्रम, मिश्रित और विशिष्ट पुष्पक्रम। तो आप लोगों ने पढ़ा। तो अब पहले हम जानते हैं असीमाक्षी पुष्पक्रम क्या होता है। असीमाक्षी पुष्पक्रम क्या है? ऐसा पुष्पक्रम जिसमें पुष्पावली वृंत असीमित वृद्धि करने वाला हो और पुष्प उस पुष्पावली वृंत के पार्श्व में लगे, उनको हम कहते हैं असीमाक्षी पुष्पक्रम कहते हैं।
पुष्पावली वृंत असीमित वृद्धि करने वाला हो, और जो पुष्प होते हैं वो पुष्पावली वृत्त के पार्श्व में लगते हुए जाते हैं, तो उसको हम कहते हैं असीमाक्षी पुष्पक्रम कहते हैं। पुष्पावली वृंत क्या होता है? पुष्पावली वृंत किसे कहते हैं? तो पुष्पावली वृंत वह शाखा होता है जिस पर पुष्प लगते हैं, जिस पर पुष्प लगते हैं उसको हम कहते हैं पुष्पावली वृंत। वो शाखा जिस पर पुष्प लगते हैं उसको हम कहते हैं पुष्पावली वृंत। जहां पर पुष्प लगते हैं, जुड़ते हैं शाखा पर, इस भाग को हम कहते हैं पुष्प वृंत कहते हैं। क्या कहते हैं? पुष्प वृंत कहते हैं, पेडिकल कहते हैं, पेडिकल। तो वो शाखा जिस पर पुष्प लगते हैं उसको कहते हैं पुष्पावली वृंत। और जहां पर वृंत के द्वारा पुष्प वृंत, एक पुष्प जिस वृंत के द्वारा शाखा पर जुड़ा होता है उसको हम कहते हैं पुष्प वृंत कहते हैं। तो बात चल रही थी असीमाक्षी पुष्पक्रम की। तो जिस शाखा पर पुष्पावली वृंत असीमित वृद्धि करने वाला हो और पार्श्व पर पुष्प लगे हुए हो उनको हम कहते हैं असीमाक्षी पुष्पक्रम। वो क्या है? असीमाक्षी पुष्पक्रम। अब हम असीमाक्षी पुष्पक्रम की डिटेल देखते हैं। असीमाक्षी पुष्पक्रम कितने प्रकार के होते हैं उनको हम समझते हैं। असीमाक्षी पुष्पक्रम 4 प्रकार का होता है। लंबा पुष्पावली वृंत, छोटा पुष्पावली वृंत, मृदु पुष्पावली वृंत और चपटा पुष्पावली वृंत। ये 4 प्रकार के हुए असीमाक्षी पुष्पक्रम। फिर उसके बाद लंबा पुष्पावली वृंत कितने प्रकार से होते हैं, जिसमें पहला है असीमाक्ष, दूसरा है संयुक्त असीमाक्ष, तीसरा है स्पाइक, चौथा है संयुक्त स्पाइक, पांचवा है स्पाइकलेट, छठा है स्पेटिक्स और सातवां होता है मंजरी। इस प्रकार से 7 प्रकार की असीमाक्षी पुष्पक्रम होते हैं। तो असीमाक्षी का लंबा पुष्पावली वृंत 7 प्रकार के होता है। असीमाक्ष, संयुक्त असीमाक्ष, स्पाइक, संयुक्त स्पाइक, स्पाइकलेट और स्पेटिक्स और मंजरी। इसमें हम समझते हैं असीमाक्ष क्या है, असीमाक्ष कैसे होता है। असीमाक्ष कैसे होता है? इसमें पुष्पावली वृंत लंबा होता है, पुष्पावली वृंत लंबे होंगे और जो इस पर पुष्प लगेंगे वो द्विलिंगी होंगे। हमेशा द्विलिंगी मतलब जानते ही हैं सब लोग, पुष्प द्विलिंगी होंगे और जो पुष्प लगेंगे वो अग्राभिसारी क्रम में लगेंगे। एक इस साइड से तो एक इस साइड से, एक इस साइड से तो एक इस साइड से। इस प्रकार से जब पुष्प लगे होते हैं तो उनको कहते हैं हम असीमाक्ष। जब पुष्पावली वृंत लंबा हो, पुष्प द्विलिंगी हो और पुष्प अग्राभिसारी क्रम में लगे हुए होते हैं तो उनको कहते हैं हम असीमाक्ष कहते हैं। इसका उदाहरण होता है सरसों। सरसों में इस प्रकार का पुष्पक्रम पाया जाता है, मूली में पाया जाता है। इसकी एग्जाम्पल है। नेक्स्ट होता है संयुक्त असीमाक्ष। संयुक्त असीमाक्ष में क्या होता है? असीमाक्ष की ही तरह ये भी इसके पुष्पावली वृंत लंबे होते हैं, पुष्प द्विलिंगी होते हैं, पुष्प अग्राभिसारी क्रम में लगे हुए होते हैं, अग्राभिसारी क्रम में लगे होते हैं। लेकिन
जो पुष्प होंगे अग्राभिसारी क्रम में लगे हुए हैं उसके अनेक पुष्प उसके पुष्पावली में भी लगे हुए होते हैं, जिसको हम कहते हैं संयुक्त सीमाक्ष। फिर से समझ लीजिए, पुष्पावली वृंत लंबे होते हैं, पुष्प द्विलिंगी होते हैं, पुष्प अग्राभिसारी क्रम में लगे होते हैं, लेकिन पुष्प के पुष्पावली में भी पुष्प लगे हुए, कई पुष्प लगे हुए होते हैं, जिसको हम कहते हैं संयुक्त असीमाक्ष कहते हैं। इसको हम कहते हैं संयुक्त असीमाक्ष कहते हैं। नेक्स्ट होता है स्पाइक। स्पाइक क्या है? स्पाइक में पुष्पावली वृंत लंबे होते हैं, पुष्प अग्राभिसारी क्रम में लगे होते हैं, लेकिन इसमें पुष्पावली वृंत नहीं पाया जाता है, ये अवृंत होते हैं, अवृंत होंगे, जिसको हम कहते हैं स्पाइक कहते हैं। जैसे लौंग, लटजीरा क्या होगा? पुष्पावली वृंत लंबे होंगे, पुष्प अग्राभिसारी क्रम में लगे होंगे, लेकिन जो पुष्प अग्राभिसारी क्रम में लगे होंगे वो पुष्प अवृंत होंगे, उसमें वृंत नहीं होगा, पुष्पावली वृंत नहीं पाए जाएंगे, पुष्पावली नहीं पाए जाएंगे, इसलिए इसको कहते हैं अवृंत कहते हैं अवृंत। नेक्स्ट है संयुक्त स्पाइक। संयुक्त स्पाइक क्या है? इसमें पुष्पावली वृंत लंबे होंगे, वो शाखित होंगे और स्पाइक की तरह उस पर पुष्प लगे हुए होंगे, जिसको हम कहेंगे संयुक्त स्पाइक। जैसे चौलाई संयुक्त। ठीक है। नेक्स्ट है स्पाइकलेट। स्पाइकलेट में क्या होगा? इस प्रकार का पुष्पक्रम, स्पाइकलेट जो है इस प्रकार का पुष्पक्रम स्पाइक के समान ही होगा, इसके समान। जिस तरह से स्पाइक बताया गया उसी तरह से इसमें भी पाया जाएगा, लेकिन पुष्प के आधार पर अनेक तुष्णि पत्र पाए जाते हैं। जैसे गेहूं में है, गेहूं ऐसे गेहूं लगा होता है, इसमें कुछ तुष निकले हुए होते हैं, इसको तुष्णि पत्र कहते हैं। ये कैसे होते हैं? खुरदरे होते हैं, ये सहपत्र होते हैं, खुरदरे होते हैं, इसको हम कहते हैं लेमा। याद रखना कि स्पाइकलेट में के पुष्पक्रम में जो पुष्प में शुष्क खुरदरे सहपत्र पाए जाते हैं उसको क्या कहते हैं? तो उसको हम कहते हैं लेमा कहते हैं। इसका उदाहरण होता है गेहूं उदाहरण। नेक्स्ट है स्पेटिक्स प्रकार का। स्पेटिक्स प्रकार का जो स्पेटिक्स प्रकार का पुष्पक्रम होता है ये भी स्पाइक के समान होता है। याद रखना स्पाइक के समान होगा, लेकिन इनमें पुष्पावली वृंत अत्यंत छोटा होता है, बहुत छोटा होता है और मांसल होता है। छोटा होगा और मांसल होगा। पुष्प एक या अनेक विशेष प्रकार के रंगीन सहपत्रों के द्वारा ढके रहते हैं। कई रंगीन सहपत्र के द्वारा वो ढके रहेंगे। इन सहपत्रों को कहते हैं स्पेथ कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पेथ। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि स्पेटिक्स में जो सहपत्र पुष्प को सहपत्र जो रंगीन सहपत्र होते हैं वो ढके रहते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? तो उनको हम कहेंगे स्पेथ कहेंगे। जैसे इसका उदाहरण होता है अरबी।
अरबी जानते होंगे सब लोग, घुइया। नेक्स्ट है मंजरी या कैटकिन, इसको कैटकिन भी कहते हैं, मंजरी को कैटकिन भी कहते हैं। मंजरी क्या है? यह भी स्पाइक के समान होगा, लेकिन इसमें पुष्प एक लिंगी होंगे। पुष्पक्रम लचीला एवं लटकता हुआ होगा, इस प्रकार से, इस तरह से, इस तरह से होगा, लटकता हुआ होगा। इसका उदाहरण होता है सहतूत, सहतूत उदाहरण होता है। ये तो था 80 मार्क्स में लंबा पुष्पावली वृंत। लंबा पुष्पावली वृंत आपने पढ़ा, लंबे पुष्पावली वृंत के अंतर्गत आपने पढ़ा 80 मार्क्स, संयुक्त 80 मार्क्स, स्पाइक, संयुक्त स्पाइक, स्पाइकलेट, स्पेटिक्स, मंजरी। अब नेक्स्ट है छोटा पुष्पावली वृंत। 80 मार्क्स का एक प्रकार होता है छोटा पुष्पावली वृंत। छोटा पुष्पावली वृंत में पहला होता है समसिक, दूसरा होता है संयुक्त समसिक, तीसरा होता है पुष्प छत्र, चौथा होता है संयुक्त पुष्प छत्र। यह होता है छोटा पुष्पावली वृंत के अंतर्गत। अब छोटा पुष्पावली वृंत में पहला होता है समसिक। समसिक क्या है? सॉरी, छोटा पुष्पावली वृंत दो ही प्रकार का होता है, समसिक और संयुक्त समसिक, दो प्रकार का होता है। समसिक और संयुक्त समसिक ये छोटा पुष्पावली वृंत का उदाहरण है, प्रकार है। इसमें पहला होता है समसिक। समसिक क्या होता है? इस प्रकार के पुष्पक्रम में पुष्पावली वृंत छोटा होता है, पुष्पावली वृंत छोटा होगा तथा पुष्प वृंत अनेक लंबाई के होंगे, अनेक लंबाई के होंगे। ये लंबा हो जाएगा, ये इससे छोटा, इस तरह से अनेक लंबाई के होंगे, जिसके कारण सभी पुष्प लगभग एक ही तल पर आ जाएंगे, एक तल पर आ जाएंगे, जिसको हम कहते हैं समसिक प्रकार का कहते हैं। इसका उदाहरण होता है चांदनी, चांदनी इसका उदाहरण है। नेक्स्ट है संयुक्त समसिक। संयुक्त समसिक, संयुक्त समसिक में जो पुष्पक्रम में पुष्पावली वृंत होंगे वो शाखित होंगे। पुष्पक्रम में पुष्पावली वृंत शाखित होंगे, शाखाओं में होंगे, शाखाओं में होंगे, जिस पर अनेक समसिक पुष्पक्रम उपस्थित होते हैं। इसका उदाहरण है पायरस टर्मिनेल, पायरस, पायरस टर्मिनेल। ये तो था छोटा पुष्पावली वृंत। नेक्स्ट है निरुद्ध पुष्पावली वृंत। निरुद्ध पुष्पावली वृंत के अंतर्गत पहला होता है पुष्प छत्र या छत्रक। पुष्प छत्र इसका है पुष्पावली वृंत का, पुष्प छत्र। दूसरा है संयुक्त पुष्प छत्र, तीसरा है समुंड। अब पहला है पुष्प छत्र। पुष्प छत्र क्या है? छत्रक, अम्बेल। पुष्प सवृंत होगा, द्विलिंगी होगा। सवृंत मतलब इसमें वृंत पाए जाएंगे। पुष्प सवृंत होगा और पुष्प कैसा होगा? द्विलिंगी होंगे। और जो पुष्प वृंत होंगे लगभग समान लंबाई के होंगे। कभी कभी पुष्प छत्र एक छत्र परिपक्व होने पर पहले समसिक बाद में 80 मार्क्स में बदल जाते हैं।
इस प्रकार से। इस प्रकार से जब पुष्प क्रम बनता है इसको कहते हैं पुष्प छत्रक कहते हैं। एग्जाम्पल इसका होता है ब्राह्मी। ब्राह्मी। नेक्स्ट है संयुक्त पुष्प छत्र। संयुक्त पुष्प छत्र में जब पुष्पावली वृंत शाखित हो और शाखा पर समान लंबाई वाले पुष्प वृंत युक्त पुष्प लगे हो तो इस प्रकार के पुष्पक्रम को संयुक्त पुष्पक्रम कहते हैं। जैसे पुष्पावली वृंत है, इस पर कई पुष्पावली निकले हुए हैं, लेकिन जब ये पुष्पावली शाखित हो, जब ये शाखित हो तो एक छत्रनुमा संरचना बना लेता है। इस तरह से शाखित हो, पुष्पावली वृंत पर पुष्प वृंत हो और वो पुष्प वृंत भी शाखित हो जाए, उस पर पुष्प लगे, इसको कहते हैं संयुक्त पुष्प छत्र कहते हैं। जैसे धनिया, जैसे धनिया, गाजर है, सौंफ है, इन सब में संयुक्त पुष्प छत्र लगते हैं। समुंड में क्या होता है कि पुष्पावली वृंत निरुद्ध हो। निरुद्ध मतलब क्या होता है, अभी इसमें बताया गया निरुद्ध के बारे में कि जो पुष्पावली वृंत हो बहुत छोटा हो या ना के बराबर हो, इस पर जब आवृंत पुष्प लगते हैं, आवृंत पुष्प लगते हैं, आवृंत मतलब ऐसा पुष्प जिसमें पुष्पावली ना हो, वृंत ना हो, उनको कहेंगे आवृंत। जब छोटा पुष्पावली वृंत हो, इस पर आवृंत पुष्प हो और ये एक गोलनुमा संरचना बना ले तो उसको हम कहते हैं समुंड। जैसे इसका उदाहरण होता है बबूल में, बबूल, लाजवंती, लाजवंती, लाजवंती मतलब छुई मुई का पौधा, ये होता है समुंड प्रकार का। 3 आपने पढ़ा इसके अंतर्गत, लंबा पुष्पावली, छोटा पुष्पावली, निरुद्ध पुष्पावली। नेक्स्ट है चपटा पुष्पावली वृंत। मुंडक प्रकार का पुष्पक्रम क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है मुंडक प्रकार पुष्पक्रम। इस प्रकार के पुष्पक्रम में जो पुष्पावली वृंत होंगी वो चपटे होंगे और इस पर अनेक छोटे छोटे पुष्प लगे होंगे, अनेक छोटे छोटे पुष्प लगे होते हैं, जिनको हम क्या कहते हैं, पुष्पक कहते हैं। याद रखना, उनको हम क्या कहते हैं, पुष्पक कहते हैं। और जो पुष्पावली वृंत होती है, ये पुष्पावली वृंत को हम कहते हैं रिसेप्टेकल, रिसेप्टेकल। पुष्पावली वृंत चपटा होगा, उस पर अनेक छोटे छोटे पुष्प लगे होंगे और इन पुष्प को हम कहेंगे पुष्पक। और जो पुष्पावली वृंत होंगे उसको हम कहेंगे रिसेप्टिकल कहेंगे। और जो पुष्पक होंगे वो केंद्राभिसारी क्रम में लगे होंगे और पुष्पों का ये पूरा समूचा समूह जो होगा, जो पुष्पक का एक समूह होगा, वो एक पुष्प जैसी संरचना प्रतीत होंगी। पुष्पक 2 प्रकार के होते हैं, जो परिध की ओर पाए जाएंगे, परिध पर,
उसको हम कहेंगे रश्मि पुष्पक, उसको हम कहेंगे रश्मि पुष्पक। और जो केंद्र में पाए जाएंगे उसको हम कहेंगे बिंब पुष्पक, बिंब पुष्पक कहेंगे। आप लोगों ने सूरजमुखी देखा होगा, सूरजमुखी में बीच में छोटे छोटे पुष्प होते हैं और किनारों पर बड़े बड़े पुष्प बने होते हैं। इनको हम कहते हैं मुंडक प्रकार का पुष्पक्रम। और जो बीच में पुष्प पाए जाएंगे केंद्र में उसको हम कहेंगे बिंब पुष्पक, और जो किनारों पर पाए जाएंगे उसको हम कहेंगे रश्मि पुष्पक कहेंगे। ये तो था मुंडक प्रकार का पुष्पक्रम। नेक्स्ट है संयुक्त मुंडक। संयुक्त मुंडक क्या है? संयुक्त मुंडक पुष्पक्रम में पुष्पावली वृंत शाखित होता है, जिस पर मुंडक प्रकार के पुष्पक्रम पाए जाएंगे। होगा इसी प्रकार से, लेकिन ये कैसे होंगे? शाखित होंगे और इस पर मुंडक प्रकार का पुष्पक्रम पाया जाएगा, जिसको हम कहेंगे संयुक्त मुंडक कहेंगे। ये तो था असीमाक्षी पुष्पक्रम। नेक्स्ट है दूसरा पुष्पक्रम है ससीमाक्षी पुष्पक्रम। ससीमाक्षी पुष्पक्रम क्या है? इस प्रकार के पुष्पक्रम में पुष्पावली वृंत सीमित वृद्धि करता है, सीमित वृद्धि करेगा और इसके शीर्ष पर पुष्प लग जाएंगे, शीर्ष पर, किनारों पर लगेंगे, पार्श्व में और शीर्ष पर पुष्प लगेंगे, पार्श्व में भी लगेंगे और शीर्ष में भी पुष्प लगेंगे। जो शीर्ष पर पुष्प होगा वो सबसे बड़ा पुष्प होगा, लेकिन जो पार्श्व में पुष्प लगे होंगे वो छोटे पुष्प होंगे। असीमाक्षी में क्या बताया गया था? पुष्पावली वृंत असीमित वृद्धि करता जाता है और इसके पास में पुष्प लगते जाते हैं। इसके शीर्ष पर नहीं लगेगा, असीमित वृद्धि करता जाएगा। लेकिन इसमें क्या है? ससीमाक्षी में पुष्प सीमित वृद्धि करता है और इसके शीर्ष पर पुष्प लगते हैं और पार्श्व में पुष्प लगते हैं। जो शीर्ष पर पुष्प होगा वो बड़ा होगा, जो पार्श्व में पुष्प होंगे वो छोटे होंगे, जिसको हम कहेंगे ससीमाक्षी पुष्पक्रम। और ससीमाक्षी पुष्पक्रम कितने प्रकार के होते हैं? ससीमाक्षी पुष्पक्रम आप देखिए, पहला होता है एकल, एक शाखी, द्विशाखी और बहुशाखी प्रकार का होगा। एकल, एक शाखी, द्विशाखी और बहुशाखी प्रकार का होगा। एकल क्या है? एकल किसे कहते हैं? जब पुष्पावली वृंत पर एक ही पुष्प लगा रहता है या स्थिति के आधार पर दो प्रकार के होते हैं। ये दो प्रकार। जब पुष्पावली वृंत पर केवल पुष्प, एक ही पुष्प लगे, उसको हम कहते हैं एकल कहते हैं। ये दो प्रकार का होता है, एकल कक्षस्थ, एकल शीर्षस्थ। एकल कक्षस्थ क्या है? एकल कक्षस्थ क्या है? जब एक पुष्प कक्षस्थ स्थिति में लगे हुए हो तो उसको कहते हैं एकल कक्षस्थ। जैसे गुड़हल, गुड़हल में एकल शीर्षस्थ क्या होता है? जब एक पुष्प शीर्ष पर स्थित होते हैं तो उसको हम कहते हैं एकल शीर्षस्थ कहते हैं। जैसे गुलाब में यह था एकल कक्षस्थ, एकल शीर्षस्थ। नेक्स्ट रहता है एक शाखी। एक शाखी क्या है? एक शाखी क्या है? इस प्रकार के पुष्पक्रम में पुष्पावली वृंत, एक शाखी देखिए, इस यहां बता रहे हैं, पुष्पावली वृंत एक पुष्प में समाप्त हो जाए और इसके पार्श्व से शाखा निकली, पुनः समाप्त हो जाए। एक शाखा निकली और वो फिर से समाप्त हो जाए, फिर इससे शाखा निकले, फिर समाप्त हो जाए,
फिर इससे शाखा निकले फिर समाप्त हो जाए, इससे शाखा निकले फिर समाप्त हो जाए, इससे शाखा निकले फिर समाप्त हो जाए। इस प्रकार से जब पुष्पक्रम बनता है तो इसको कहते हैं एक शाखी कहते हैं, केवल एक शाखा वाला। ये दो प्रकार के होते हैं, कुंडलित और वृश्चिकी। कुंडलित होता है और वृश्चिकी। कुंडलित में क्या है? कुंडलित में असीमित वृद्धि, जो पुष्पावली वृंत होगा वो तो समाप्त होगा एक ही पुष्प पर, लेकिन जो शाखा निकलेगी वो केवल एक ही तरफ को निकलेगी, एक ही तरफ को, केवल एक ही तरफ को निकलेगी। इस प्रकार का जो पुष्पक्रम का बनता है वो कुंडलित कहलाता है। नेक्स्ट होता है वृश्चिकी। इसका उदाहरण, कुंडलित का उदाहरण होता है मकोई, मकोई होता है। नेक्स्ट होता है वृश्चिकी प्रकार का। वृश्चिकी प्रकार क्या होगा? जब पार्श्व शाखाएं बारी बारी से, जब पार्श्व शाखाएं बारी बारी से पुष्पावली वृंत के दोनों ओर निकलती है तो उसको कहते हैं वृश्चिकी। इस प्रकार से एकल, एक पुष्प वाला निकला समाप्त हुआ, इधर से निकला शाखा समाप्त हुआ, इधर से निकला शाखा समाप्त हुआ, फिर इधर से निकला शाखा समाप्त, फिर इधर से निकला शाखा समाप्त हुआ, इधर से निकला समाप्त हुआ। इस प्रकार से जब पुष्पक्रम बनता है तो उसको हम कहते हैं वृश्चिकी कहते हैं। यह तो था एकल और एक शाखी। दो आपने देखा ससीमाक्षी में, दो और बचे हैं द्विशाखी और बहुशाखी। द्विशाखी क्या है? द्विशाखी में पुष्पावली वृंत के शीर्ष पर एक पुष्प लगते हैं। वृश्चिकी द्विशाखी देखिए, शीर्ष पर एक पुष्प लगते हैं और इसके तल में दो सम्मुख पार्श्व शाखाएं निकलती हैं। दो सम्मुख पार्श्व शाखाएं निकलती, एक लगा इसमें से निकला इस तरह से। इसके तल से